Hello, my dear children. Good morning. So, last day in this topic, we discussed about how the Sri Lanka as well as the Belgium try to control the conflict among the people, right? So, today we are going to start that why the question will be why power sharing is desirable. So, before we study that, one example is given in your book, one question is given. So, I am explaining you that one. You have to think the answer, right? So this is Annette and second one is Selvi. There are two students, right, living in different country. Annette कहाँ पर रहती है? ये बेल्जियम में रहती है and she is studying in Dutch medium school, right? और ये नॉर्थ रीजन में रहती है, नदर्न रीजन में रहती है. As all of you know that जो है बेल्जियम हमारा दो भाग में डिवाइडेड था, राइट? So Annette is going to school where she is the medium of instruction in that school is Dutch. Dutch में वहाँ पर पढ़ाया जाता है, right? But many French speaking students in her school want the medium of instruction should be French. कई सारे बच्चे क्या किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, राइट? वहीं दूसरी ओर जो सेल्वी है ये श्रीलंका में रहती है, राइट? और ये श्रीलंका में नदर्न रीजन में रहती है जहां पर कि इसके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिंघालीज लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है एंड सी वांट टू लर्न इन तमिल लैंग्वेज, राइट? सो वहां पर ये क्या चाह रही है कि यहाँ पर कैसा लैंग्वेज हो, तमिल लैंग्वेज में हो, राइट? क्योंकि ये जो है सेल्वी जो है ये तमिल स्पीकिंग गर्ल है, राइट? सो क्वेश्चन है कि अगर पेरेंट्स एनेट और सेल्वी के पेरेंट्स दोनों अपने अपने स्कूल में जाते हैं, ठीक है, या फिर अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के पास जाते हैं और वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि उसके बच्चे की क्या इच्छा है, राइट? तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट किसकी बात सुनेगी? कौन सी गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ चिल्ड्रन वहाँ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करती है? क्या बेल्जियम में या फिर श्रीलंका में? ये आपको आंसर करना है, राइट? और साथ में ये भी लिखना है कि क्यों, अगर बेल्जियम डच मीडियम स्कूल में फ्रेंच भी पढ़ाना शुरू करता है तो क्यों पढ़ाना शुरू करेगा, राइट? सो इसका रीजन भी आपको देना है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब तक हमने जो दो स्टोरी देखे, हमने उस स्टोरी में क्या सीखा? क्या सीखा? ठीक है. सो क्वेश्चन हियर इज व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज? जो कंट्री का जो स्टोरीज मैंने श्रीलंका और बेल्जियम का बताया, इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात, ये दोनों कंट्रीज जो थी ये डेमोक्रेसी थी, राइट? आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, श्रीलंका में भी इलेक्शन हुए थे और बेल्जियम में ऑलरेडी लोग जो है इंडिपेंडेंट के बाद वहां पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट था. लेकिन दोनों कंट्री ने अपना अलग अलग एग्जाम्पल शो किया. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका ने इस प्रॉब्लम को कुछ अलग ढंग से सॉल्व किया और बेल्जियम ने कुछ अलग ढंग से ट्रीट किया, राइट? सो इन दोनों स्टोरी को सुनने के बाद दो बातें हमें समझ में आई. पहला क्या, द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल. ठीक है, कंट्री को अगर हमें यूनाइट रखना है ये तभी संभव है जब हम दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. उस कंट्री में जो डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही है, राइट, डिफरेंट रीजन्स हैं वहां पर, राइट, उनके फीलिंग्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए. फीलिंग्स मतलब इमोशन, राइट? इंटरेस्ट मतलब जो उनका नीड है, जो उनको चाहिए, राइट? इन सब का रिस्पेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वहां पर यूनिटी नहीं होगा, राइट? देन सेकेंड चीज जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी, ठीक है, इफ वन मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस, अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी किसी माइनॉरिटी के ऊपर अपना डोमिनेंस सेट करना चाहती, ठीक है, उसको रूल करना चाहती, ठीक है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को पावर देने से मना कर देती है,
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कंट्री की जो यूनिटी है, ठीक है, वो अंडरमाइन हो जाती है या फिर उस पर खतरा आ जाता है ना। श्रीलंका में यही हुआ कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसने जो तमिल स्पीकर्स थे उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहा, ठीक है, उनको दबाना चाहा, उनके ऊपर डोमिनेंस सेट करना चाहा। सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, द तमिल कम्युनिटी स्टार्टेड रिवोल्टिंग एंड डिमांडिंग अ न्यू नेशन, राइट। सो इससे क्या हुआ, वहां की यूनिटी को काफी ज्यादा खतरा हो गया, है ना। सो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाई इट इज डिजायरेबल। उसके पहले एक ही कार्टून देखते हैं। देखो यहाँ पर इस कार को देखो, कुछ आपको इसमें अजीब नजर आ रहा है? यस, यहाँ पर देखो दो स्टेयरिंग है। कार में एक ही स्टेयरिंग होता है लेकिन यहाँ पर दो स्टेयरिंग है, राइट। और नीचे लिखा हुआ है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, जर्मन गवर्नमेंट, राइट। सो ये जर्मन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार, ठीक है, जिसमें दो स्टेयरिंग है। ऐसा क्यों किया गया है? दिस इज द कार्टून, राइट, मेड इन 2005, राइट। 2005 के आसपास इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट, जो जर्मन में जो गवर्नमेंट थी वहां पर जो मेजोरिटी मेंबर चाहिए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो किसी को नहीं मिला था, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला था, राइट। So as you know that in India also, if some country wants to some political party wants to form the government, then they need 545 by 2 plus 1, इतना नंबर चाहिए होते हैं इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। सो जो जर्मनी थी 2005 में, वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया था, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जर्मनी की दो पॉलिटिकल पार्टी, राइट, जो वहां की टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसका नाम था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, इन दोनों ने मिलके वहां पर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाया, राइट। हालांकि यू नो कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती रहती है, राइट, फिर भी उन्होंने वहां पर, चूंकि किसी को मेजोरिटी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म अ कॉलिशन गवर्नमेंट, राइट। दोनों का व्यू अलग था, दोनों पॉलिटिकल पार्टी की व्यूज अलग थे, लेकिन फिर भी nowadays, sorry, during that time, both the political party, right, ran the government together. दोनों ने पावर शेयर करके आपस में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को रन किया। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, राइट और नॉट? अगर दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल जाए तो क्या होगा, दोनों पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है जिस पर वो काम करते हैं, राइट, उन दोनों का आइडिया क्या होगा, कंट्री में वर्क करेगा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों डिजायरेबल है पावर शेयरिंग, लोगों के बीच पावर, कम्युनिटी के बीच पावर शेयर करना क्यों जरूरी क्यों है, राइट। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, राइट, ठीक है। प्रूडेंशियल का सिंपल सा मीनिंग है कॉशन, ठीक है। कॉशन का मतलब यू नो सावधानी, हिंदी वर्ड क्या होता है कॉशन का, सावधानी, राइट। So as all of you know that power sharing reduce the conflict, है ना। पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मेजोरिटी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट दे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए, राइट। कुछ पावर मेजोरिटी को दिया जाए, कुछ पावर माइनॉरिटी को दिया जाए, राइट। सो इसको हमने प्रूडेंशियल रीजन क्यों बोला? प्रूडेंशियल रीजन इसलिए बोला क्योंकि अगर हम ये पावर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे, राइट, ठीक है, वी शुड बी कॉशियस कि अगर हम ये पावर शेयर नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है ना, ठीक है। सो इट इज अ रीजन बेस्ड ऑन कॉशन, राइट, ठीक है। दूसरा है मॉरल रीजन। ये मॉरल रीजन क्या होता है? पावर शेयरिंग जो है, इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, यस और नो?
Democracy talks about only, what democracy always talks about power sharing. How? Do you think that if you get right to vote, some power is given to you also? अगर आपको कंट्री में राइट टू वोट मिला है तो क्या आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ पावर है? यस, यू हैव द पावर टू चूज द गवर्नमेंट, राइट? ओके, देन मॉरल रीजन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मॉरल, राइट, जो कि सही है, राइट, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डेमोक्रेसी में, राइट? पावर लोगों के बीच क्यों डिवाइड होना चाहिए, इसका मॉरल रीजन ये है। देखो कि टेक एन एग्जांपल कि कोई ए है, बी है, सी, डी, 4 लोग रह रहे हैं कहां पर, कंट्री में। देयर आर 4 पीपल लिविंग इन अ कंट्री। नाउ इफ one person become a leader, take an example, E became the leader of the country, ठीक है, and E is taking decisions, right? Take an example, E take any decision, कोई भी decision अगर E लेता है, तो do you think that because E is a leader, take an example, E कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, राइट? ठीक है, या कोई मिनिस्टर है, ये जब कोई डिसीजन ले रहा है तो क्या इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा? डू यू थिंक ABCD के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, इन लोगों के ऊपर, इनके लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? सो डोंट यू थिंक दैट कि इनके लाइफ के ऊपर, ABCD के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े, ये इनको खुद डिसाइड करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा डिसाइड करे। यस और नो? दे शुड डिसाइड ऑन देयर सेल्फ, राइट और नॉट? ABCD जो लोग रह रहे हैं, इनके लाइफ में क्या डिसीजंस होने चाहिए, राइट? इनके लाइफ के ऊपर चूंकि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनका इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यस और नो? ABCD के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब सोचो कि अगर ये कंट्री एक मोनार्की कंट्री है, ई जो है वो एक किंग है, अगर ये मैं 2 सिचुएशन ले रहा हूँ, ई जो है वो एक किंग है, राइट? ही इज नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, इनको डेमोक्रेसी के थ्रू इसको इलेक्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ई, जिसको कि इन लोगों ने नहीं चुना है, ABCD जो पीपल वहां पर रह रहे हैं, इन्होंने नहीं चुना है ई को, लेकिन ई जो है डिसीजन ले रहा है, और डिसीजन लेने की वजह से इनके लाइफ के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इंपैक्ट हो या फिर निगेटिव इंपैक्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कोई भी डिसीजन ले रहा है, अगर वो उसका इंपैक्ट, कुछ ना कुछ इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, राइट? ठीक है, तो चूंकि इनके लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो डिसीजन इनके ऊपर अगर लाइफ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने ई को नहीं चुना है, ठीक है, ई कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई किंग है, ये रूल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर रूलिंग। दैट मीन्स दिस ई जो एक किंग है, ये क्या कर रहा है? इसके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, विदाउट हैविंग कंसेंट ऑफ दिस पीपल, ठीक है, बिना इन लोगों के इच्छा के बगैर ये किंग ई क्या कर रहा है? इनके ऊपर रूल कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्हीं लोगों ने इनको चुना है, ABCD ने ही इनको चुना है, और इनको बोला है कि आप डिसीजंस लो, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे कंट्री का है या फिर किसी और कंट्री का होगा, इनको चुना गया है, किसने चुना है? द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, और इन्हीं ये सिटीजन्स ने इनको अलाउ किया है कि यू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस, राइट? ठीक है, नाउ तो अब जो प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेगा, इनका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? ABCD के ऊपर पड़ेगा, लेकिन ये डिसीजन का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इनके कंसेंट से ही पड़ेगा, इन्होंने ही परमिशन दिया है, कि यस यू टेक द डिसीजन। और इन फ्यूचर अगर इनको ये पसंद नहीं आता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं ले रहा है, देन इनको बदल दिया जाएगा, राइट और नॉट? ठीक है, सो दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा हुआ है मॉरल रीजन, रीड वंस, देखो क्या लिखा हुआ है। शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, विथ दोज, हमें पावर उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, पावर के एक्सरसाइज से जिनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, हमें उनके साथ पावर शेयरिंग करना चाहिए, मॉरल रीजन है, राइट और नॉट? जिनको इनके इफेक्ट के साथ
रहना है, राइट। ओके, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो, रियल लाइफ एग्जांपल में देता हूं। टेक एन एग्जांपल कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, योर पेरेंट्स। आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आप घर जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट टू केस, ठीक है, दो केस के बारे में हम बात करेंगे। दिस इज द केस नंबर 1, ठीक है, और इधर हम बात करेंगे केस नंबर 2 के पेरेंट्स, राइट। बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए, राइट, आफ्टर गेटिंग अ गुड मार्क्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि डू यू हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस, कि आपको क्या लेना है, क्या आपके पास ये पावर्स है। टेक एन एग्जांपल कि आपको जो है बायो लेने का मन है इन द +2, राइट। आपको मेन सब्जेक्ट आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, राइट। सो यू वांट टू टेक बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट इन योर +2 एग्जामिनेशन, बट योर पेरेंट्स, ही इज नॉट अलाउइंग, राइट। वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं बायोलॉजी लेने, वो बोल रहे हैं कि नहीं, यू शुड बी अ इंजीनियर, सो यू शुड टेक मैथ, राइट। तो अब यहां पर डिसीजन आपका नहीं हुआ, आपने आपको मैथ लेना पड़ा, व्हाई, बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। सो यहां पर डिसीजन किसने लिया, डिसीजन टेकन बाय पेरेंट्स विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंटिंग यू, ठीक है। आपके कंसेंट के बिना, आपकी इच्छा का, आपका जो डिजायर था उसको बिना देखे हुए पेरेंट्स ने आपको मैथ सब्जेक्ट +2 में दिलवा दिया, राइट। अब सोचो कि मैथ लेके आप जब अच्छा अपने फ्यूचर में कुछ कर रहे हो, राइट, इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट, आप इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा, राइट और नॉट, ठीक है। सो अगर आपके ऊपर, आपने मैथ ले लिया, राइट, किसकी वजह से, डिसीजन किसने लिया, पेरेंट्स ने लिया, आपने मैथ ले लिया और लाइफ में जाके आपने आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, राइट। तो डिसीजन किसने लिया, पेरेंट्स ने, राइट। लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है ज्यादा, आपके ऊपर पड़ रहा है ना, कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, राइट। सो इज इट गुड, नो, राइट, इट इज नॉट गुड, राइट। क्योंकि जो डिसीजंस लिया गया वो डिसीजन किसने लिया, किसी और ने लिया, राइट। आपके लाइफ के लिए डिसीजन किसी और ने लिया, राइट, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ रहा है। अब सोचो कि ठीक है, अब आपने क्या किया, आपका डिसीजन अगर होता कि नहीं, बायोलॉजी जो है मुझे ही लेना है, ठीक है, बायोलॉजी ही लेना है, तो आप क्या करते, आप पेरेंट्स को, पेरेंट्स आपके मैथ बोल रहे थे लेकिन आपने क्या किया, बायो ले लिया। दिस इज सेकेंड केस, राइट, आपने बायोलॉजी ले लिया। डिसीजन किसका है, आपका है, यस और नो, टू टेक बायोलॉजी, ठीक है। मैथ को आपने खत्म कर दिया क्योंकि आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, नॉट दिस इज योर डिसीजन, राइट। आपने बायोलॉजी लिया, बहुत अच्छा किया, राइट। इन फ्यूचर यहां पर भी आपने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया। टेक एन एग्जाम्पल कि बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट भी था लेकिन फिर भी आप डॉक्टर नहीं बन पाए, राइट। यहाँ पर भी आप जो है ज्यादा पैसे नहीं, 20 to 25,000 रुपीज अर्न कर पा रहे, राइट, ठीक है। तो पहले केस में भी आप 25,000 अर्न कर पा रहे थे, सेकेंड केस में भी आप इतना ही अर्न कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप ये वाला चूज करोगे, सेकेंड वन। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिसीजन लिया है वो आपने लिया है, राइट। और इस डिसीजन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट क्या है, आप 25,000 ही कमा पा रहे हो, राइट और नॉट। ये इम्पैक्ट किसके डिसीजन की वजह से हुआ, आपके ही डिसीजन की वजह से हुआ, राइट और नॉट। तो मेरे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेरे डिसीजन की वजह से होना चाहिए, ना कि किसी और के डिसीजन की वजह से, राइट। सो दैट इज व्हाट हियर इज टॉकिंग अबाउट, दैट पावर को उनके साथ शेयर करना चाहिए, दैट मीन्स डिसीजन। अभी अगर आपके केस में हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग ऑफ, ठीक है, पावर को उनके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है।
जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट और नॉट, इस पावर को एक्सरसाइज करने पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो जस्ट लाइक दैट, these are the two reason you need to remember, right? I hope you understood the concept. Okay, so coming to the next, this is one story given in your book, right? So story को पहले पढ़ते हैं क्या है. So I think you have read about the story of Vikram and Betal. चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ. यहाँ देखो, दिस इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ विक्रम एंड बेताल, राइट? सो ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज, here you can see, this is Vikram and this is Betal. He is such a look like a ghost, right? ये बेताल जो है ये ghost है और ये हमेशा इसके बाइक के पीछे बैठा रहता है, राइट? इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट है कि जब भी ये कोई सवाल पूछेगा, राइट, तो विक्रम को ये आंसर करना पड़ेगा, राइट? अगर वो आंसर नहीं करता है तो क्या होगा, जो उसकी बाइक है और ये विक्रम खुद ये फ्रीज हो जाएगा, राइट? फ्रीज हो जाएगा मतलब बिल्कुल जम जाएगा, राइट और नॉट, ठीक है? तो दोनों रास्ते से जा रहे थे एज यूजुअल एंड विक्रम जो है वो बाइक चला रहा था और ये बेताल पीछे बैठा हुआ था, राइट? सो ये जो बेताल है ही स्टार्टेड टेलिंग वन स्टोरी, राइट? एक स्टोरी बोलना शुरू किया ताकि जो विक्रम जो बाइक चला रहा है इसको नींद ना आए, right? So he started telling a story, right? And he told him that I will ask one question. लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना, राइट? सो इस स्टोरी उसने जो सुनाना शुरू किया, इट इज द स्टोरी ऑफ अ कंट्री लेबनान, राइट? और लेबनान की एक सिटी है जिसका नाम है बेरूट. इन द सिटी ऑफ बेरूट एक आदमी रहता था जिसका नाम था खलील, राइट? और ये जो खलील था, खलील के जो पेरेंट्स थे ये बिलोंग करते थे डिफरेंट कम्युनिटी से. डिफरेंट कम्युनिटी का मतलब है, यहाँ देखो, जो उसके फादर थे वो क्रिश्चियन थे और जो मदर थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, राइट? सो ऐसा वहां पर बेरूट में कॉमन था, चूंकि बड़ी सिटी थी, राइट? जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे वो आपस में रह मिल के, सॉरी, वहां पर रहते थे और उनके बीच मैरिज भी हुआ करती थी, राइट? लेकिन लेबनान में एक सिविल वॉर हुआ, राइट? उस सिविल वॉर में कई सारे डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया, राइट? उस सिविल वॉर में खलील का जो अंकल था, ठीक है, वो उस वॉर में मर गया, लड़ाई में मर गया, लोगों के साथ लड़ने में मर गया. फाइनली जो सिविल वॉर जब खत्म हुआ, राइट, तो उस लेबनान के जो सारे लीडर्स थे अलग अलग कम्युनिटी के, उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, राइट? उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया आपस में. एज पर द एग्रीमेंट उन्होंने कंट्री के अलग अलग टॉप पोस्ट को अलग अलग कम्युनिटी को दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट थे वहां के, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था वो किसको दे दिया गया कि प्रेसिडेंट सिर्फ वही बन सकता है जो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन से आता है. दैट मीन्स कि कोई अगर क्रिश्चियन है तो वही सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकता है. प्राइम मिनिस्टर कहां से बनेगा, सिर्फ सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से, ठीक है? सो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिजर्व फॉर द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, राइट? देन द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज फिक्स फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. सो ये आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्या होता है. और ऑर्थोडॉक्स को हालांकि मैंने बताया आपको क्या होता है क्रिश्चियनिटी में सेक्ट्स, राइट? देन स्पीकर जो है वहां पर वो सिया मुस्लिम से बिलोंग करेगा, राइट? सो ये 4 पोस्ट 5 पोस्ट डिवाइड कर दिया गया अलग अलग सेक्ट के बीच में, राइट? और इस पैक्ट में ये भी लिखा गया था कि जो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, वो किसी तरह का हेल्प नहीं लेंगे, कहाँ से, फ्रांस से. क्योंकि यू नो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी मोस्टली जो है फ्रांस, यूरोप में कई सारे कंट्री में क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हैं, तो जब भी लड़ाई होती है तो बाहर से भी इनको सपोर्ट मिलता है, राइट?
सो वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्या बोला कि वी विल नॉट टेक द प्रोडक्शन फ्रॉम फ्रांस, वाइल एट द सेम टाइम जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी बोला कि हम जो है पास के स्टेट, दैट मीन्स एक कंट्री है सीरिया, लेबनान के पास में ही है, उनके साथ किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, राइट। ओके, जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस समय जो पॉपुलेशन था वहां का दोनों इक्वल था, क्रिश्चियन और मुस्लिम मेजोरिटी में यही लोग थे, राइट। दोनों का पॉपुलेशन लगभग इक्वल था, राइट। एंड बोथ द साइड हैव कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, ठीक है। आज भी एक एग्रीमेंट चल रहा है। डाउ नाउ द मुस्लिम आर इन क्लियर मेजोरिटी, मेजोरिटी में है, मुस्लिम मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट अभी तक चल रहा है, राइट। अब we will come to the next slide. ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। अब जो है ये जो खलील है जिसके अंकल मर गए थे सिविल वॉर में, राइट, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया, राइट? क्योंकि ही वॉज वेरी मच एम्बिशियस टूवर्ड्स द पॉलिटिकल पोजिशंस, राइट। वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था और अच्छा पोस्ट पे जाना चाहता था, बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ रिच, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम में क्या हो रहा है, खलील को टॉप पोजीशन तक पहुंचने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। क्यों? ठीक है, क्योंकि वो ना तो अपने फादर का रिलीजन प्रैक्टिस करता है, ना ही मदर का रिलीजन प्रैक्टिस करता है, ठीक है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि लेबनान इस तरह का क्यों है, नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं है कि जिसको ज्यादा वोट आया, राइट, वही वहां का लीडर बनेगा, टॉप पोजीशन पे जाएगा, ठीक है ना। सो वो ये सोच रहा था कि लेबनान जो कंट्री है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जिसको ज्यादा वोट आए वो प्रेसिडेंट बने, राइट, ठीक है। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आता है कि लोगों ने उनको, खलील को समझा रहे थे, बाकी लोग उनके जो एल्डर्स थे, जो बड़े थे, वो बोल रहे थे कि जो सिस्टम अभी है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, ये बेस्ट गारंटी है फॉर पीस। इस सिस्टम की वजह से क्या है, शांति होगा हमारी कंट्री में, हमारा कंट्री जो है पीसफुल होगा, राइट। सो दिस वाज द स्टोरी। अब जैसे स्टोरी लगभग खत्म ही होने वाला था, वो लोग कहाँ पहुंच गए, एक टीवी टावर के पास पहुंचे, राइट, और वहां पर वो लोग रुके, राइट। एंड वेताल आस्क्ड द क्वेश्चन टू विक्रम, राइट। क्या क्वेश्चन क्या था? इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स ऑफ लेबनान, अगर तुम्हारे पास पावर हो कि लेबनान का रूल्स को फिर से दोबारा से लिखने का, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर, हर एक जगह पर जो रूल्स फॉलो होते हैं बाकी नॉर्मल डेमोक्रेसी में, क्या वो फॉलो करोगे जैसा कि खलील ने सजेस्ट किया, या फिर जो ओल्ड रूल है उस पे आप लोग बने रहोगे जैसा पहले से हो रहा है, या फिर कुछ और करोगे? सो ये क्वेश्चन था कि क्या करोगे आप अगर आपके पास ये पावर हो लेबनान का रूल लिखने का। उन्होंने ये भी याद दिलाया, बेताल ने ये विक्रम को ये याद दिलाया कि अगर आप आंसर, इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड, अगर तुम्हारे माइंड में कोई आंसर है और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हारा जो बाइक है, ठीक है, वो फ्रीज हो जाएगा और साथ में तुम भी फ्रीज हो जाओगे, राइट। सो दिस वाज द स्टोरी। कैन यू हेल्प द पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल? सो इसका आंसर आई विल आस्क इन योर क्लास। सो आपको सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, आप क्या करोगे, राइट। थिंक अबाउट इट। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।